जी जेएनयू से पीएचडी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड कोऑर्डिनेटर एशियन स्टडी सेंटर में हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में हैं वर्तमान में। सर को लगभग 23 वर्षों से ज़्यादा पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस है और पीएचडी और एमफिल रिसर्च का भी सर को अनुभव है। सर के अंडर में कई छात्र पीएचडी कर रहे हैं। सर ने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं जिसमें मुख्य रूप से पेस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च एट उपसाला यूनिवर्सिटी, और सर ने 2 बुक्स लिखी हुई हैं। पहली बुक है इन्फॉर्मेटिक्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया पर्सपेक्टिव ऑफ सार्क, और दूसरी बुक है न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया एंड द नॉर्थ साउथ रिलेशंस पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल पब्लिशर्स। सर के कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में और रिव्यू जर्नल्स में प्रकाशित हैं। सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर वक्तव्य देने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम में। जी सर। नमस्कार। आवाज सुनाई दे रही है शायद? अच्छा, जी आई एम सर, वेरी सुनाई दे हैप्पी रही है। जी सर। आई एम वेरी Yes, sir. हैप्पी टू नोट दैट प्रोफेसर बेदरे इस कार्यक्रम के आयोजन कर रखे हैं और सारे कार्यक्रम वो आयोजन करते रहे। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे अपने विश्वविद्यालय से, अपनी प्रति, और जो इस तरह की जो कार्यक्रम आयोजन होता है इससे हमारे एकेडमिक्स के बहुत फायदा पहुंचता है, इसलिए कि कोई नए विषयों पर डिस्कशन होता है, कहीं नई चीजें उभर आता है, उसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका भी मिलता है। आज की जो विषय है, आई हैव चोजन टू टॉक अबाउट, सिंस आई वर्कड ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, since I stay in the northeastern part of the country, I would like to talk about the human rights situation in the northeast India, and the title has been topic. Then the title of the topic is Human Rights Education in India and the Northeast India, in particular, panoramic view of needs and strategies. I think whenever we talk of Northeast India, we know that Northeastern India seems to be a troubled region in the sense that there has been a series of... सर जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर मैं आपको बताना थोड़ा भूल गया कि अभी हमारे पास लगभग 33-34 पार्टिसिपेंट्स हैं और इस बार सारे के सारे हिंदी भाषी हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जैसे मेरी हिंदी उसी तरह आपकी भी रही तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, मैं हिंदी में बिल्कुल बीच में आ जाऊंगा, क्योंकि ये मानवाधिकार की विषय है, इसमें चर्चा है। इसमें हम लोग जब पूर्वोत्तर भारत की जब हम लोग कोई चीजों की कल्पना करते हैं, कोई चीजों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, उसमें ये चीज हमेशा कोई मीडिया पे हो या कहीं किसी के लिखन पर हो, किसी के कथन पर हो, हमको ये देखा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत को हमेशा एक ट्रबल्ड रीजन, एक तो जो बोलते हैं असंतुलित क्षेत्र के बारे में चित्रण किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि क्योंकि पूर्वोत्तर भारत एक भिन्न अंग है भारत की। भारत में जो विविधता के बारे में हम बात करते हैं, उसमें कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत में एक तरह की भिन्नता पाया जाता है जो हम लोग कहते हैं मुख्य पृष्ठभूमि जो भारत पे वो पाया नहीं जाता है उसपे। इसलिए ये कारण इसलिए है क्योंकि इसपे जो अनुसूचित जनजातियां, जो हम लोग कहते हैं जो आदिम जातियां यहाँ रहते हैं, उनकी एक तरह की एक इतिहास रहा है, जिस तरह की उन लोग कभी ब्रिटिश भारत की कोई अंग बने नहीं थे। ब्रिटिश लोग आसाम के तक, मेघालय तक आए थे, उस क्षेत्र में गए हुए हैं जहां हमको ये देखा जाता है कि जहां उनको वाणिज्यिक दृष्टि से उनको फायदा पहुंचेगा। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत, आपको पता होगा कि 98% अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे सामग्रियां नहीं मिलती हैं जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को और ब्रिटिश जो मर्चेंट्स आते थे उनको किस तरह के फायदा पहुंचे, इसलिए कि वो पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र एक तरह की छुए नहीं थे। इसलिए क्योंकि छुए नहीं थे इसलिए कि वहाँ की एक अपना इतिहास रहा है, एक तरह की जो स्वतंत्रता है
और ब्रिटिश की जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो हम कहते हैं वो उस क्षेत्र पे कभी इतने जोर से अपना प्रभाव नहीं। तो इसमें ये देखा जाता है कि उसमें जो आदिम जनजाति है, अनुसूचित जनजाति जो आज के भारतीय संवैधानिक भाषाओं में हम कहते हैं, तो आदिम जनजाति जो अनुसूचित जनजाति हैं उन लोग अपने अपने गांव में रहते थे और वो एक तरह की एक स्वतंत्रता के तहत एक अपने जिंदगी अपनी जीवन शैली को निभाते थे। और ये बात भी सही है कि वहाँ किसी तरह की आर्थिक या आर्थिक दृष्टि से कोई बोलते नहीं रिचनेस नहीं था, कोई तरह की गुड्स एंड कमोडिटीज नहीं मिलता था, इसलिए कि वहाँ वाणिज्यिक अवेयरनेस नहीं था। और ये चीजें कि इस चीजों से ये पता चलता है कि उनका एक स्वतंत्रता जीवन शैली था, स्वतंत्र से वो जीते थे। और इनको किसी तरह की जो ब्रिटिश स्टेट बोलते हैं, जो इंडियन स्टेट, जो भारतीय राष्ट्र जिसको हम कहते हैं, भारतीय स्टेट को इनको आइडिया ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश में जो ब्रिटिश जो यूरोसेंट्रिक स्टेट हम जिसको कहते हैं, तो वो उसके बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं था, ना उनके साथ कोई उनकी जानकारी था, ना इनके साथ कोई किस तरह की फैमिलियरिटी था। तो उसमें ये देखा जाता है कि इन लोगों में एक तरह से आपको ये दो बातें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग जिस तरह की पूर्वोत्तर भारत को अपने साम्राज्य के साथ जोड़े हुए, उसमें दो एक्ट था। एक तो कहते हैं पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया एक्ट और एक कहते हैं एक्सक्लूडेड एरियाज एक्ट। ये 1857 में बना था। उसमें वो इस क्षेत्र को अपनी तरह से एक स्वतंत्रता दे रखे थे, जिससे उनका भारत उनका जुड़ा हुआ, उनका भारत के साथ उनका कनेक्टेड वो थे, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उनका कोई संबंध नहीं था। तो ये देखा जाता है कि और इसके ये जो पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करते हैं, इससे ये पता चलता है कि पूर्वोत्तर भारत एक स्वतंत्र क्षेत्र था, उसमें लोगों के स्वतंत्र अधिकार भी था। और इस तरह की और जो अनुसूचित जनजातियां रहते हैं उनमें एक तरह की भावना पैदा हो गया था कि वो अपने स्वतंत्र जीवन शैली निभाते रहेंगे, जिस तरह की वो आदिम काल से निभाते आ रहे हैं। तो उसके साथ उनकी जो मूवमेंट जो जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना 7 में, उसके बाद जब भारत में जो इंटीग्रेशन मूवमेंट शुरू हुआ, पूर्वोत्तर भारत को भारत की राष्ट्र के साथ जुड़ने के लिए जो मुहिम चालू हुआ, वो मुहिम से कुछ तरह की क्षति पहुंचा, उनको कुछ इसी तरह की क्षति पहुंचा, जिससे कि उन लोग बहुत तरह से उत्क्षिप्त हो गए। They got very angry over the way that Indian state tried to integrate them into the so-called Indian mainland by trying to the so-called British provisions of provisions which were totally alien to them. उनके लिए वो परहेज था और इसीलिए उनमें जब पूर्वोत्तर भारत के हम करते हैं, उनमें बहुत सारे की जो हम लोग मूवमेंट शुरू हुआ। और ये इंसर्जेंसी मूवमेंट जिसमें आर्म्ड ग्रुप्स जो बोलते हैं, जो आप इंसर्जेंसी के बारे में जब भी इंडिया में पढ़ते होंगे, भारत में पढ़ते होंगे, जानते होंगे, उसमें पूर्वोत्तर भारत की एक स्वतंत्र छवि रहा है, क्योंकि यहाँ 200 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहते हैं और ये क्षेत्र बहुत छोटी सी है, लेकिन 200 से अधिक अनुसूचित जनजातियां रहते हैं। उनमें अपना स्वतंत्र जो बोलते हैं ज्योग्राफिकल एरिया, जो क्षेत्र में अपना गांव में रहते हैं, उसमें जब भारत जब उनका स्टेटहुड देने शुरू किया, आप देखेंगे पहले स्वतंत्रता से पहले आसाम केवल एक ही राज्य था, प्रदेश था, और असम प्रदेश को विभक्त करके आज पूर्वोत्तर में 8 प्रदेश बना है। और ये जो प्रदेश बना है, उसमें ये देखा जाता है कि जो प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, जो टेरिटोरियल लिमिट फिक्स किया गया है, ये जिस तरह की जनजातियां रहते हैं उनमें उनको 2 या 3 एरियाज में बांट दिया गया है। तो बांट देने में ये कठिनता पहुंचता है कि लोगों में जो एक तरह की जो एकजुटता, एक तरह की जो संभावना जो रहता है, उसकी वो अभी नहीं रहा। तो नहीं रहने से इसमें लोगों में रोष पैदा किया है, और इस तरह की अपने आप की जो सांस्कृतिक ऐक्यता या उनकी सामाजिक ऐक्यता था, उसको बना रखने के लिए इन लोग एक तरह से एक आंदोलन छेड़ दिए, एक तरह की जो हम अंग्रेजी में कहते हैं मूवमेंट छेड़ दिया। वो मूवमेंट, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण को जो आंदोलन हम लोग करते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होता है।
अब जब तक कोई भी आंदोलन आर्म्ड मूवमेंट नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र के साथ मुहिम नहीं चलाया जाता है, किसी तरह की हिंसा बिना हिंसा पैदा किए हुए कोई भी मुहिम चलता है तो उसकी सुनवाई नहीं होता है, उसकी ना कोई इम्पोर्टेंस देता है, ना उसकी कोई उनकी जो कहावत है उसको कोई सुनने के लिए कोई तत्पर हो जाता है। इसलिए कि ये जो पहले तो शांतिपूर्ण मूवमेंट था और उनमें वो छोटे छोटे जो उनके अस्त्र शस्त्र उसको यूज करते थे, और छोटे छोटे अस्त्र जो आप सोचते हैं कि वो गिलेटी मिलेटी करके था, उसमें वो ज्यादा कोई, ऑल्दो उन लोग एक तरह के हिंसक जनजाति थे, लेकिन पहले की जो मुहिम था वो इतना हिंसा नहीं था जो आजकल की स्टैंडर्ड में जिसको हम लोग कहते हैं ये वायलेंट मूवमेंट। तो इस तरह की जो मूवमेंट उन लोग छेड़े हैं, तो वो मूवमेंट के साथ जब भारत सरकार की जो अनदेखा हुआ, उसके तहत इनको जो मूवमेंट जो मुहिम चलाते थे, मुहिम को इन लोग आर्म्ड मूवमेंट में तब बदलने के लिए मजबूर हो गए। तो आप हमको पता ही है, जो आर्म्ड मूवमेंट होता है, जो अस्त्र शस्त्र के साथ जो एक हिंसक मुहिम की शुरुआत हो गई, तो उससे बहुत सारा से इस क्षेत्र में हिंसा पैदा हुआ है। इसमें हमको ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों के जो कॉमन सिविलियंस है, जो आम नागरिक हैं, उनको भी उनकी जान माल की नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो हम लोग कहते हैं सुरक्षा बल, भारत की जो सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बीएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, इन लोगों की जो वहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है, उससे उनकी जिस तरह की जो रिएक्शन रहा लोकल वायलेंट इंसर्जेंट मूवमेंट के खिलाफ, उनसे आम नागरिकों को क्षति पहुंचा। और क्योंकि आम नागरिकों को जान माल का नुकसान हुआ, तो वो उनके जो संतरासवादी जो इंसर्जेंट्स की तरफ से भी सिक्योरिटी सुरक्षा बलों के ऊपर आक्रमण हुआ है, और आक्रमण के सुरक्षा बलों की भी जान माल के नुकसान हुआ है। आप ये भी आज की आप अभी तुरंत नागालैंड 2 हफ्ते पहले समाचार पत्रों की मुख्यांश बना हुआ था, उसमें हम सबको पता है कि किस तरह की आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1951 के तहत जिस तरह की एक तरह की कुछ ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन के तहत 13 से 16 आम नागरिकों की जान चली गई। उससे नागालैंड के लोग बहुत उत्क्षिप्त हैं। और इससे यह पता चलता है कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर सेक्टर जो ये पूर्वोत्तर भारत में ये स्पेशली एक्ट उनके लिए बना था, क्योंकि वो संतरासवादी जो आंदोलन जो हिंसक हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार अपने पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाए थे। वो एक्ट के तहत जो सुरक्षा बलों हैं उनको विशेष अधिकार दिया गया है। विशेष अधिकार मतलब वो कोई भी ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों की जो सदस्य हैं वो किसी भी ऑपरेशन के तहत कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य के लिए वो उत्तरदायी नहीं बनते हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं बन सकता है, क्योंकि उनको एक विशेष सुरक्षा दिया गया है राष्ट्र की कार्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है, या जो राष्ट्र के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए। तो ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये एक विशेष अधिकार सुरक्षा बलों के लिए है, जिसके तहत ये देखा जाता है कि सुरक्षा बलों ने चाहे कितने भी उचित कार्य किए हुए, उससे बहुत सारे मिसयूज की खबर भी आया हुआ है, जिससे तहत ये जो शांतिपूर्ण आम नागरिकों की उनको शांतिपूर्ण नागरिकों को मार दिया जाता है। और क्योंकि सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार है, सुरक्षा बलों को ऊपर कोई आइन का कोई शिकंजा कसा नहीं जा सकता। तो उसमें ये जो देखा जाता है, ये जो 1957 से तहत आप देखेंगे 1956 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा, उससे जो जिस तरह की ऑपरेशन आया है, चाहे उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके साथ उनका जो जिस तरह की वो जो इंसर्जेंट के साथ उनकी जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन पक्ष की लोगों की जान गया है, लेकिन उसमें सबसे देखा जाता है कि आम नागरिक जो हैं उनकी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आम नागरिक जो हैं वो किसी तरह से इस मूवमेंट में शामिल नहीं है। चाहे उनका एक मोरल सपोर्ट, लेकिन हर एक पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो अनुसूचित जनजाति जो बोले कि हैं, उनमें से हर एक ये नहीं कहा जाता कि इन लोग इस तरह की जो मुहिम चलता है सुरक्षा बलों के खिलाफ, उसमें वो शामिल है। और उसमें ये देखा जाता है कि जिस तरह की जान माल के नुकसान हुआ है,
तो उसमें आम नागरिकों को बहुत नुकसान हुआ है। वो क्षेत्र में जो सामाजिक आर्थिक विकास की जो गति जो जिसमें तेजी आना चाहिए था, भारत सरकार की कोशिश के बावजूद अशांत होने के नाते इस क्षेत्र में वो सामाजिक आर्थिक प्रगति जो है उसकी इस तरह से कोई तेजी नहीं देखा गया है। अभी भी ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो पिछड़ा हुआ है। चाहे कुछ ना कुछ विकास हो, लेकिन वो विकास जब हम दिल्ली, बॉम्बे के साथ या आप गुरुग्राम के साथ आप कंपेयर करेंगे तो ये आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। लेकिन हमारा जो विषय वस्तु है, हम लोग देखेंगे कि जो मानवाधिकार की जो चर्चा है, उसमें जो आम आदमी की जब बोलते हैं इनोसेंटली जिनकी जान चली जाती है सुरक्षा बलों और इंसिडेंट ऑपरेशन के बाद, उसमें देखा जाता है कि इसमें जो इनको जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी इच्छा से रहने की जो उनकी स्वतंत्र क्षमता है भारतीय नागरिक होने के नाते, ये जो विशेष अधिकार मानव अधिकार की इनकी हनन होता रहता है। और इतने सालों से जितना भी अखबार और जो मीडिया जो भी लिखे, लेकिन ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऑपरेशंस, क्योंकि ये ब्रिटिश की जो पॉलिसी रहा है डिवाइड एंड रूल, उस तरह वो सेम पॉलिसी अभी भी भारत सरकार वो अपनाया हुआ है। हम इस बात की हम लोगों को चिंता होनी चाहिए कि भारत 1947 से जब स्वतंत्र हुआ तभी से आप अभी तक हम लोग अपने जो ब्रिटिश लोगों ने कानून बनाया था, वो कानून की हम लोग पूरी की ना संशोधन कर पाए हैं, पूरी तरह से संशोधन कर पाए, ना नया कानून उसकी जगह बनाए। ये बात इस स्तर में ये बात भी जानना जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश लोग, क्योंकि वो परदेशी थे, वो कॉलोनियलिस्ट थे, वो एक साम्राज्यवादी ताकतें थे। वो भारत जैसे राष्ट्र को, भारतीयों को अपने बस में करने के लिए बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉ जो हम कहते हैं, जो उस तरह की जो कानून जिसमें बहुत सारा दंड, बहुत सांघातिक दंड की प्रावधान है, उस तरह के कानून उन लोग बनाए थे। और वो कानून तब तक सही था क्योंकि एक दोनों नेशन, जो ब्रिटिश और इंडिया के बीच जो जंग जारी था साम्राज्यवाद के तहत, तो उसमें वो सही था कि चलिए वो हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत सारे सांघातिक दंड, जो सीवियर पनिशमेंट वाला एक्ट बनाए थे। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद ये हमारी दायित्व बनता था कि हम लोग उस तरह की कानूनों को बदलना चाहिए था, और उसके बदले में सही कानून जो हमारी अपने सेल्फ रूल के तहत जो कानून बना था, वो कानून बनाना चाहिए था। लेकिन अब तक भी आप मोदी जी अभी तक 75वां स्वतंत्रता संग्राम की 75वां वर्षगांठ 2022 में बनाए हैं। वो जितने भी कानून वो सुधार किए हुए हैं, वो सब कमर्शियल लॉस की रिपील हुआ है या उसमें अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन जिस तरह की क्रिमिनल लॉ था उसके बारे में इनका कोई पनिशमेंट ठीक से नहीं हुआ था। एक मिनट सर, एक मिनट, ये कौन है? एक मिनट सर। तो उसमें ये देखते हैं कि जिस तरह की कानून की प्रावधान होनी चाहिए, जिस तरह की कानून में संशोधन होना चाहिए, जिस तरह की नया कानून की प्रावधान होनी चाहिए, वो कानून नहीं हुआ है। अभी तक भी भारत राष्ट्र, जितना भी हम अपने आप को भारतीय बोले, जितना भी हम अपने आप को राष्ट्रवादी समझे, जितने भी हम एक दूसरे को अपनी भाईचारा के तहत भारत की अंग समझे, अभी तक भी हमारे कानून में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो उस तरह की ब्रिटिश कानून के तहत हमारी अभी भी जो बोलते हैं विधि चलता है, वो विधि चला आ रहा है। उससे जिस तरह की पनिशमेंट होता है, वो आम आदमी की जो स्वतंत्र अधिकार है, जो स्वतंत्र राष्ट्र की जो नागरिक होने के नाते उनकी जो अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार की सम्मान नहीं हो पाता है, अधिकार की हनन होता है। और ये और भी ज्यादा घाव बड़ा हो जाता है जब अपनी राष्ट्र की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो सुरक्षा बल हैं, जो जिनके हाथों में इनकी जान जाती है। तो इसमें हम लोग तभी तक
जब तक मानवाधिकार के आंदोलन तेज नहीं हुआ था तब तक हम उसको एक आम बात समझते थे, उस पर कोई आवाज नहीं उठाते थे। सोचते थे कि क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, भारतीय हम लोग मतलब जो भारतीय हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने उनमें इतना ज्ञान की प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, न पाश्चात्य समाजों की जो मूल्यबोध राजनीति है उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था। हम लोग जब किसी नागरिक का जान चली जाती थी या सुरक्षा बलों के हाथ, आजकल भी आप देखेंगे जो कस्टोडियल वायलेंस, जो पुलिस थानाओं में पुलिस चौकी जिसको आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के लैंग्वेज में, पुलिस चौकी में जिस तरह नागरिकों की जान चली जाती है, उससे ये देखा जाता है कि हम लोग उस पर इतना ज्यादा अपनी गुस्सा प्रकट नहीं करते हैं जिस तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र की नागरिक होने के नाते हम लोग को करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्र है, हम लोग एक ही देश की वासी हैं, एक दूसरे की अधिकारों की सम्मान करना हमारा दायित्व है भारतीय संविधान के तहत। और ये नहीं, आपके भारतीय प्रजातंत्र के तहत हर एक नागरिक की जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी सम्मान होना चाहिए। वो सम्मान नहीं होता है। सम्मान इसलिए कि उसमें इतना वायलेशन होता है क्योंकि आम आदमी उस पर इतना ज्यादा ज्ञान नहीं रखता है, ना उस पर कोई अपने बोलते हैं जो बुलंद नजर रखने में अभी तक भी सक्षम नहीं हुआ है। तो जब हम लोग अपने अधिकार के बारे में बात करते हैं, जो स्वतंत्र राष्ट्र की जो अधिकार है, हर एक आदमी की इस तरह की संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो उसकी सम्मान होनी चाहिए, उस तरह नहीं होता है, अभी तक भी हनन होता है। और ये जिस तरह की हनन होता है उस पे अब तक लगभग 1990 से पहले इस तरह की कोई हम लोग ना अखबारों में, ना अपने विचार विमर्शों में इस तरह उनके खिलाफ अपने भाव व्यक्त करते थे। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे भारत, अभी आप देखेंगे हम लोगों का जो लिटरेसी परसेंटेज है 74% है, और कहीं कहीं किस प्रदेशों में आप देखेंगे 100% लिटरेसी है। आपको जानकर ये खुशी होगा कि ना केरला में 100% है, इवन पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम 100% लिटरेसी है। और उसके बाद आप बाकी जो पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, बाकी जो 7-8 प्रदेश हैं, उनमें भी लिटरेसी संख्या 74% से बहुत ज्यादा है। तो उसमें ये हम लोग ये लिटरेसी की परसेंटेज की बात करते हैं इसलिए कि हमको जानकारी चाहिए कि जैसे जैसे लोगों में शिक्षा की प्रचार प्रसार हुआ है, उस तरह लोगों में जानकारी बढ़ा है। विदेशों में किस तरह की शासन चला है, किस तरह के प्रजातंत्र की उत्पत्ति हुआ है, किस प्रजातंत्र की अभिवृद्धि हुआ, उसके बारे में ज्ञान आकर जो ज्ञान हम लोग को मिलता है मीडिया से, लोगों के लेखन कथन से, उस तरह की प्रयोग हम लोग अपने देश में करने लगे हैं। तो इस तरह की जो मानव अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार है, मानव अधिकारों की बारे में जो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट 1949 में खत्म हुआ, 1950 से लागू हुआ। तो उसमें आप देखेंगे उसमें बहुत सारे की मानव अधिकारों की जो रक्षा होनी चाहिए उसके बारे में एक टिप्पणी दिया गया है, एक लिस्ट है। उसमें सारे राष्ट्रों, यूनाइटेड नेशन के तहत जो राष्ट्र उसके मेंबर है उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि जो मौलिक मानव अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1950 में जो लिखा, ऑलमोस्ट 30 ह्यूमन राइट्स है, 30 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी रक्षा करना हर एक राष्ट्र की जिम्मेवारी है यूनाइटेड नेशन की मेंबर होने के नाते। तो उसमें ये देखा जाता है कि इस तरह की जो पहले की तरह जिस तरह मानव अधिकार की हनन होता है या सुरक्षा बलों के तहत, उसके बारे में ये देखा गया है कि 1990 से पहले 1960 दशक में आप देखे होंगे कि बहुत सारे राष्ट्र आजाद बनते गए और उसमें इस सब राष्ट्रों में इसकी खिलाफ आवाज उठने लगा है कि जो मानव अधिकार की जो सम्मान कोई भी राष्ट्र करना चाहिए उसकी सम्मान हो, और सुरक्षा बलों को अपने कंट्रोल में रह के वो अपनी सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा के लिए जो नीतियां उनको अपनाना चाहिए, जो ऑपरेशन करना चाहिए वो करें। लेकिन ये कहने में सही है, लेकिन जब आप वास्तविकता में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारी सुरक्षा बलों में मेंबर हैं, आप आज की सुरक्षा बलों में आप देखेंगे बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं,
कोई अनएजुकेटेड नहीं है, कोई इवन बिलो 7 नहीं है। आजकल देखा जाता है कि इवन द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट ए सिक्योरिटी फोर्स मेंबर, ए कांस्टेबल ऑनवर्ड्स हैज इज ऑलमोस्ट बीए पढ़े हुए हैं, तो उसमें उनको जानकारी होना चाहिए था कि मानवाधिकार क्या है, कि सम्मान कैसी होनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए और किसके तहत करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये जो सारे प्रश्नों हैं, ये प्रश्नों के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में अभी भी मानवाधिकार की हनन की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी आया हुआ है, उसमें लगातार हम देखेंगे, अभी जो नागालैंड की बात हम कर रहे थे, नागालैंड में 12 से 16 लोगों की जान चली गई है। उसमें विवाद है कि वो संतरासवादी थे या वो आम नागरिक थे। वहां की नागालैंड की जो वासी हैं उनका कहना है कि आम नागरिक थे, वो माइन से काम करके वापस आ रहे थे, उनको सुरक्षा बलों ने गलत तरीका से गलत सोचकर उन पे गोली चला दिए और मर गए। अभी तक भी वो सुरक्षा बलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्योंकि सुरक्षा बलों की ऑपरेशन था। भारत सरकार एक कमेटी बनाया हुआ है, उस पे ये इसकी खोज लगा जा रहा है कि जो लोग मारे गए वो एक्चुअली वो इंसर्जेंट्स थे या आम नागरिक थे। लेकिन ये जो इसकी जो जिस तरह की लोगों के ऊपर गोली चलाया गया है, उससे सारा राष्ट्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सारे राष्ट्र उत्क्षिप्त है कि इस तरह की आम नागरिकों को, जो हमारी भारत की नागरिक हैं, उनके ऊपर कैसे इस तरह की ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट हाउ कैन वी सैंक्शन, हाउ कैन वी अप्रूव, कैसे हम इसको सही माने। तो इस तरह की जो मानवाधिकार की जो इस तरह, और इन जो आम नागरिक का जो जान गया, उसमें ये एक तरह से मानवाधिकार हनन की कांड है। और उसमें आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में मानवाधिकार की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी आया है। लोगों में, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कुछ चीजों के बारे में अखबार में प्रकाशित होता है। कुछ चीजें आप जानते होंगे कि हर एक चीजें प्रकाशित नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सामाजिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, बहुत इनएक्सेसिबल, रिमोट एरिया है, बहुत दूरी क्षेत्र है उसमें, और दुर्गम क्षेत्र है। उस पे हमारी जो अखबार वाले वहां तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए बहुत सारी चीजें अप्रकाशित रहता है। पर ये बात सही है कि उसमें इन लोगों के साथ जिस तरह से हमारी सुरक्षा बलों ने पेश आते हैं, उनको गैर नागरिक की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, उनको सस्पिशन के साथ देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा से जनजाति हैं, मंगोलॉइड ओरिजिन है, हम लोगों से अलग दिखते हैं। आप देखेंगे जो अवशेष भारतीय हैं उनसे अलग दिखते हैं, उनको हमेशा एक नजरिए से देखते हैं, जो नजरिया ना ही सम्मान भरा होता है, ना उनकी अधिकारों की सम्मान करता है। तो इस तरह की जो संबंध हमारी सुरक्षा बल, जो भारत राष्ट्रीय सुरक्षा बल है, उनके और ये आम नागरिक बीच में एक तो खाई जो बन गया है वो बढ़ता गया है। तो अभी आप इस माहौल में जाएंगे तो देखेंगे ये माहौल बहुत ही अशांत है। लोगों में बहुत अविश्वास है, और लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा है। कोई भी, क्योंकि पुलिस, हमने जैसा हम लोग वो विधि के भी बारे में बात करते थे, जिस तरह की कानून अभी भारत की विधि शास्त्रों में है, वो कानून कोई एक आदमी, एक भारतीय को दूसरे भारतीय को जोड़ने की काम नहीं करता है, वो उनमें से और ज्यादा खाई पैदा करता है। इसलिए कि भारत में आप देखेंगे एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, असम्मान और एक हिंसापूर्ण भाव प्रकट करता है। तो उससे ये देखा जाता है कि जो भारत राष्ट्र को जो नागरिकों को जोड़ने के लिए जो जिस तरह की विधि की स्थापना होनी चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और सुरक्षा बलों के प्रति ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत ही असहिष्णुता भाव पैदा हुआ है। उसमें ये देखा जाता है कि ये बात अब तब तक सही है कि जब तक उनकी जो आम नागरिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं, उनके अधिकार की सम्मान सुरक्षा बलों नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होने के नाते भी उनमें से एक तरह की जो बोलते इग्नोरेंस, जो एक तरह की ज्ञान की कमी है कि उनके मानवाधिकार क्या मानवाधिकार है, उनकी कैसे सम्मान होना चाहिए, कैसे उन मानवाधिकार को हम लोग अपने
राष्ट्र की सिपाही होने के नाते, राष्ट्र की जो हम लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र की हम लोग अफसरान होने के नाते उनकी मानवाधिकार की सम्मान और बढ़ोतरी और उनकी वो मानवाधिकारों की आगे की रक्षा करना हमारा एक दायित्व है। ये दायित्व बोध जो है, दायित्व बोध सुरक्षा बलों में बहुत ही कमी है। चाहे ऑफिसर जो है, अफसर लोग, चाहे तो भारतीय पुलिस सेवा हो, लेकिन सारे ऑपरेशन आप देखे होंगे, आज के आप अपने क्षेत्र में आप देखे होंगे तो बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो सिपाही लोग करते हैं। सिपाही लोग इतने बीए पढ़ने के नाते भी, क्योंकि वो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, कोई शिक्षा संस्थानों से नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो उनमें इस तरह की जो भाव है, जो ज्ञान की कमी बहुत ज्यादा देखा जाता है। अभी भी आप देखेंगे जो ब्रिटिश कानून के तहत जो सिपाही है, सिपाही या सिपाही को भी अरेस्ट करने की पावर दिया गया है, बल्कि अफसरान को पावर दिया था। स्वतंत्र राष्ट्र की यह एक सम्मान के नाते हम लोग एक जो अरेस्ट हो, जो ये सारे जो ऑपरेशन है, इसको अफसर के नाते देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी हम लोग को पुराने विधि के नाते हम लोग सिपाही पे देते हैं। और सिपाही जो आते हैं, क्योंकि वो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से आते हैं, पिछड़े इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, बैकवर्ड रीजन से आते हैं, उनमें से इसके बारे में और आप जानते हैं हमारी जो पिछड़े क्षेत्र है उसमें एक दूसरे के प्रति हिंसा भाव, एक दूसरे के प्रति जो एक इन्फ्लेक्स होता है, एक तो एक दूसरे के प्रति जो असम्मान पूर्वक जो व्यवहार हम लोगों की पिछड़े क्षेत्र में देखा जाता है ज्ञान के कारण, तो ये सब सारे चीजें उनके ऑपरेशंस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जिस तरह आम आदमी को जब तक वो पकड़ते हैं या उनको चौकी पे लाते हैं, उनकी पुलिस कैंप पे लाते हैं, आप वो देखेंगे ये जो व्यवहार है, आप जो मीडिया में देखते हैं और जो अपनी आंखों में आप देखे होंगे, ये बहुत ही बर्बरता पूर्ण है। उसमें एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति कोई सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं दिखता है। उसमें आप देखे होंगे, आजकल भी आप देखे होंगे, जहां भी हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार पुलिस में चाहे काम करते होंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब भी कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी पहनकर जब भी कहीं रास्ते में जाता होगा, उसमें कोई भी आम नागरिक जिस तरह उसको देखता है, वो एक बोलते हैं एक असमान तरीके से देखता है, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस जो है वो उनके जो विशेष अधिकार जो भारतीय विधि के नाते प्राप्त है, उसकी इन लोग गलत प्रयोग करते हैं। इसलिए कि बहुत सारे मानव अधिकार की हनन होता है, लोगों की अपव्यवहार, लोगों की कुव्यवहार करते हैं और लोगों को सम्मान नहीं दिखाते हैं। आप ये भी देखे होंगे कि जो पुलिस थाने की जब आप बात करें तो वहां भी कोई आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने राष्ट्र की पुलिस चौकी में नागरिक होने के नाते हम अपने आप को असुरक्षित पाते हैं, इसलिए कि इवन जहां भी क्राइम होता है वहां लोग पुलिस चौकी में जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि पुलिस चौकी अभी भी एक टॉर्चर का सेंटर बना हुआ होता है। क्योंकि तो इस तरह जो हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के विषय में जब हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो खाई है वो पुलिस वालों की, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के बीच में खाई बढ़ता गया है। उसमें वो खाई उतना बढ़ता गया जिस तरह की मानवाधिकार की हनन की इंसिडेंट्स या उनकी संख्या में बढ़ोतरी आया है। ये जो बढ़ोतरी भी आया हुआ है, जो खाई बना है, इसमें ये देखा जाता है कि जिस तरह के हम लोग अभी पिछड़े वर्ग, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां से जो पिछड़े वर्गों की व्यक्ति पुलिस में दाखिला देते हैं, पुलिस में नौकरी करते हैं, तो उनमें से हम देखे थे, उनमें से देखा जाता है कि उनमें ज्ञान की कमी पाया गया है, चाहे वो बीए पास हो मिनिमम, लेकिन मानव अधिकार के बारे में उनमें ज्ञान बहुत ही कम है, उनको पता नहीं है। और क्योंकि ज्ञान की कमी की वजह से लोग अनचाहा दृष्टि से मानव अधिकार हनन में एक पार्टी बन जाते हैं। मानव अधिकार हनन करने के लिए, हनन की दिशा में उन लोग उसमें सहभागी होते हैं। लेकिन इस तरह की सहभागी बनना भारत राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। भारत राष्ट्र के लिए एक तो क्या बोलते हैं, अशालीनता का विषय है, और भारत राष्ट्र के गौरव को ये क्षुण्ण करता है। और ये जो इस तरह की जो मानव अधिकार के हनन होता है, इसमें अभी देखा जाता है जब ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, जब मानव अधिकार की जो मुहिम जो विश्व भर में जिस तरह से तेजी से बढ़ा है,
उससे किसी भी राष्ट्र में किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के प्रति उनके राष्ट्र या कोई गैर राष्ट्रों की जो व्यवहार है उसमें जिस तरह की असम्मान देखा जाता है, उसके बारे में बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बहुत ही कटु मंतव्य एक्सपर्ट लोग दिए हैं। यूनाइटेड नेशन देता रहा है। उससे जो जिस तरह के स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ा है, एक प्रभाव पड़ा है कि वो अपने तौर तरीके पर जो प्रजातंत्र के तहत जो शासन की तौर तरीका है उस पे उनमें बदलाव लाएं। ये बदलाव लाने की जो मुहिम चालू है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर किसी भी राष्ट्र तक, इससे जो एक्सपर्ट्स है उनको खोज शोध में मिला है कि क्योंकि मानव अधिकार के बारे में हमारी जो पाठ्यक्रम है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, वहाँ मानव अधिकार के बारे में चर्चाएं बहुत ही कम है, या बहुत सारे क्षेत्र में देखा गया कि मानव अधिकार के बारे में उल्लेख ही नहीं है। तो इस तरह की जो विश्व मानवाधिकार की जो सम्मान आज विश्व चाहता है, हर एक नागरिक, किसी भी राष्ट्र के नागरिक हो, उनकी जो मानवाधिकार की सम्मान हो, जो इस तरह की जो विश्व भर में जिस पे सहमति है उसके बारे में चर्चाएं ऑलमोस्ट एब्सेंट है हमारे पाठ्यक्रमों से, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक। क्योंकि ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है तो ये चिंता की विषय बन गया कि किस तरह की आम नागरिकों की मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है, उसके सम्मान हो। राष्ट्र के प्रजातंत्र में जो राष्ट्र की जो गवर्नेंस की तरीका, जो राष्ट्र चलाने की जो तौर तरीके उस पर बदलाव आए, उस पर राष्ट्र की सम्मान बढ़े, तरह स्तर पर उनकी हर एक राष्ट्र की उस तरह सम्मान हो जिस तरह की आज की प्रजातंत्र चाहता है, आज के विश्व समाज देखने के लिए तत्पर है। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि उस दिशा से इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हुए हर एक राष्ट्र में ये देखा जाता है कि उसमें पाठ्यक्रम में बदलाव की एक मुहिम चल पड़ा है। और जो मुहिम आज आप देखेंगे, जो मुहिम है, जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें तो उनके पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार के बारे में बहुत सारे चर्चाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारत जैसे राष्ट्र में ये देखा जाता है कि अभी तक भी मानवाधिकार के बारे में जिस तरह की मुहिम चला है, मुहिम वो ना तेजी से चला है, ना सारा भारत के हर कोने में ये मुहिम पहुंचा है, ना ही हर एक पाठ्यक्रमों में ये मानवाधिकार के बारे में चर्चाएं शामिल हुआ है। क्योंकि भारत को एक राष्ट्र बनाने के चक्कर में, एक राष्ट्र के बनाने में ये हर एक नागरिक अधिकार की सम्मान होना बेहद जरूरी है। उसमें ये देखा जाता है कि मानव अधिकारों के जो हमारी जो पाठ्यक्रम चला है, चाहे अभी देखेंगे नया शिक्षा नीति अगले साल से चालू होने वाला है 2022 जुलाई से, पर आप 1995 में देखेंगे, उससे आगे देखेंगे, जितना भी हमारी पाठ्यक्रमों की बदलावों की कमेटी बनी है उनमें से मानव अधिकार की रक्षा करना, उनके बारे में चर्चाएं ज्यादा पाठ्यक्रम में जुड़ने के बारे में पहल बहुत ही कम हुआ है। क्योंकि मानवाधिकारों की जो मानवाधिकार के बारे में चर्चाएं करना जरूरी है। जिस तरह की एक राष्ट्र में जो बोलते हैं जो विभेदकारी शक्तियों की दमन हो सके और हर एक नागरिकों को एक ही राष्ट्र के अंदर जुड़ने के लिए जो मुहिम होना चाहिए, वो मुहिम केवल मानव अधिकार की पाठ्यक्रमों के साथ ही शामिल है। मानवाधिकार के बारे में जो पाठ्यक्रमों में जब हम लोग इसकी संलग्न कर दें, उसके बारे में चर्चाएं, उसके बारे में सारे उल्लेख कर दें, और स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक जब तक हम लोग उल्लेख कर पाएंगे तब तक आम अधिकार की मौलिक जो भारतीय आम नागरिक हैं उनके अधिकारों की सम्मान करना एक तो बहुत कठिन चैलेंज है। ये चैलेंज के बारे में हम देखा जाता है, और इसमें आप जब ज्यादा देखेंगे उसमें देखेंगे यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन इसके बारे में बोलता है कि मानव अधिकार की पाठ्यक्रमों में जुड़ना एक ही तरह की इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है, उसको बहुत जरूरी है। और उसको जो यूनेस्को है, यूनेस्को अपने कार्यक्रम के तहत मानवाधिकार की शिक्षा पे जोर देता आया है, और ये जोर के तहत हम लोग देखे हैं कि उस पे कुछ ना कुछ प्रजातंत्रों में हमारी जो शासन तंत्र है उस पे बदलाव आया है।
चाहे धीरे से हो, लेकिन बदलाव आया है और ये बदलाव को और तेजी से करना जरूरी है। और इसमें और आप देखेंगे एक मानवाधिकार संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं विश्व भर में जो सबसे प्रसिद्ध है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी अपने कार्यक्रम के तहत मानवाधिकार के बारे में शिक्षा देना, पाठ्यक्रम में उसका जोड़ना, और अपने जो विभिन्न मानवाधिकार संस्था हैं, जो गैर सरकारी संस्था हैं, वो संस्थाओं के साथ जब एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने कार्यक्रम से जुड़ता है, उस सब संस्थाओं को मानवाधिकारों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए भी जोर देता आया है। ये जो सब संस्थाएं, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन हो, उसकी जो सिस्टर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को हो, और या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, और भी ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड है, बहुत सारे मानवाधिकार संस्थाएं जो विश्व भर में काम करते हैं, उनके कार्यक्रमों में ये मानवाधिकार के बारे में बहुत ही जोर देते हैं कि उसमें प्रचार प्रसार हो, उसमें पाठ्यक्रम में जोड़ो और लोगों में उसके बारे में बहुत जानकारी पैदा हो। जिस तरह की हिंसक घटनाएं होती रहती हैं उसमें कमी आए और आम आदमी को अपना एक सुरक्षित जिंदगी जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार का सम्मान हो, उस पर जोर देता आया है। तो ये आप देखेंगे शशि थरूर जी को आप जानते हैं, जो हमारी भारतीय संसद है, जो यूनाइटेड नेशन, जो जाति संघ के अंडर सेक्रेटरी जनरल एक जमाने में रहे थे, उनका कहना है कि जब तक हम शिक्षा में मानव अधिकार के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग दूसरे जो जातियां हैं, दूसरे राष्ट्र के जो नागरिक हैं, और वो किस तरह की अपनी जीवन शैली, उनकी जिंदगी का, उनका जीने का तरीका, उनका सामाजिक, उनके आर्थिक जिंदगी के बारे में हम लोगों को पता नहीं चलेगा। शशि थरूर जी का मानवाधिकार के शिक्षा पर बहुत जोर देने के लिए उनकी प्रचेष्टा रहा है। और इसलिए क्योंकि एक दूसरे को जब हम लोग जान पाएंगे, तभी हम लोग एक दूसरे की सम्मान करना सीखेंगे, और जब हम एक दूसरे की सम्मान करना सीखेंगे तो एक दूसरे की हम जो मानव अधिकार है उसके भी हम लोग सम्मान कर पाएंगे। उसके दृष्टि से मानवाधिकार के बारे में पाठ्यक्रमों में जुड़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कि आप जब बोलेंगे कि सारा देश में तो जरूरी है, लेकिन भारत में क्या पहल आया, हम लोग जिस भारत के बारे में बोलते थे, जो पहल हुआ है वो पहल कोई ज्यादा नहीं हुआ है। आप देखेंगे, आप यूजीसी के पाठ्यक्रम में देखेंगे, जब यूजीसी के जो पाठ्यक्रम है, यूजीसी कोई विशेष योजनाएं कभी चलाते थे, लेकिन ये योजना सब समय के लिए नहीं रहा है, कुछ 5 साल के लिए चला है। तभी भी हम देखेंगे जिस तरह की हमारी जो मानसिकता है, जिस तरह की हमारी एक दूसरे के प्रति सोचने की जो हमने क्षमता रखते हैं, वो क्षमताएं बहुत सीमित होता है। और मानवाधिकार के बारे में अभी भी भारतीय पाठ्यक्रमों में आप देखेंगे उस पे कमियां हैं। और जब पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जिस तरह की, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो सुरक्षा बलों की तैनात होता है, वो ज्यादातर सुरक्षा बलों पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, भिन्न क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि उस तरह की वो क्षेत्र चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामाजिक आर्थिक से पिछड़ा हो, या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हो, या किसी तरह से कोई जो बोलते प्रजातंत्र या शासन तंत्र के हिसाब से बहुत ही दुर्बल क्षेत्र है, उस तरह की जो एरिया से आते हैं, क्योंकि उनमें उनके पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार के बारे में कोई चीजें शामिल नहीं हुआ है। उन लोग जब सुरक्षा बलों के तैनात यहाँ उनकी डिप्लॉयमेंट होता है, उनकी ड्यूटी लगता है, तब ये देखा जाता है कि उनकी जो अज्ञान, जो बोलते हैं, जो ज्ञान की जो कमी है, वो उनकी ऑपरेशन में ज्यादा देखा जाता है। और उसी के तहत ये सारे सुरक्षा बलों जो ऑपरेशन होता है, उसमें आम नागरिकों की मानवाधिकार की हनन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते ना कि गैर पूर्वोत्तर क्षेत्रों से आते हैं, जिस क्षेत्रों से लोगों को आते हैं, उस क्षेत्रों में मानवाधिकार के बारे में
उसके प्रचार प्रसार और उनके पाठ्यक्रम में जोड़ना आवश्यक है। तो ये नहीं कि इस तरह की कहा जाता है कि पूरा समग्र भारत में मानव अधिकारों को स्कूल शिक्षा से शुरू होकर वो अपर प्राइमरी जो हम लोग कहते हैं 5वीं कक्षा से लेकर आप अब तक विश्वविद्यालय की शिक्षा तक ये मानव अधिकारों के बारे में हर एक पाठ्यक्रमों में इनकी उल्लेख होना चाहिए, उनकी प्रचार प्रसार होना चाहिए। और उनमें से खाली शिक्षा खाली टेक्स्ट बुक पे नहीं, और जो जिस तरह की हम लोग कोई किस तरह की सेमिनार वर्कशॉप, किस तरह की जो हम लोग बाकी रोल प्ले करते हैं, और बहुत तरह की जो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, वो आयोजनों में मानव अधिकारों प्रति हमारी एक जागृत मुहिम चलाना चाहिए, जिसके तहत हर एक आदमी को मानव अधिकार क्या है, कैसे उसकी पालन होता है, कैसे उसके सम्मान होता है, और कब सम्मान करना चाहिए, और कब मानव अधिकार हनन से आदमी को बचना चाहिए, उसके बारे में हम एक दूसरे को शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। इस तरह की कोई बदलाव आ सके, उसमें हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति अपना हर एक नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, और हर एक नागरिक को जिस तरह की जब ज्ञान बढ़ेगा, तो उसमें यह देखा गया है कि जब मानव अधिकारों के बारे में ज्ञान की बढ़ोतरी के साथ राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रजातंत्र प्रति, राष्ट्र के शासन तंत्र प्रति आदमियों का नागरिकों का सम्मान बढ़ेगा, नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा, और उसमें जो शासन तंत्र प्रति जो अविश्वास है उसमें कमी आएगा, और शासन तंत्र में जिस तरह के लोग शामिल हैं उनके प्रति आम नागरिकों का समान विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। और समान विश्वास और प्रेम से ये देखा जाता है कि उसमें प्रजातंत्र में एक जो बोलते हैं ना क्वालिटी चेंज, प्रजातंत्र में उसको कहते हैं कि प्रजातंत्र में क्वालिटी चेंज होता है, सब किस तरह की बढ़ोतरी आएगा, जिसमें पूरा राष्ट्र को फायदा पहुंचेगा। उसमें एक दूसरों को हम लोग जो गलत लोगों की संलग्न में आके जिस तरह के हम एक दूसरे के अधिकार की खनन करते हैं, एक दूसरे से ये कहना भी सही होगा कि हम एक दूसरे के प्रति जिस तरह की भावना व्यक्त करते हैं, वो भावनाओं में एक तरह से बदलाव आएगा, जिसमें एक समाज में रहकर एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम और विश्वास की जो बंधन है, वो बंधन में तेजी आएगा, और हम पूर्ण भारत की सम्मानित नागरिक कहने का गौरव प्राप्त करेंगे। जब तक मानव शिक्षा की प्रति अनदेखी रहेगा, तब तक हम लोग एक दूसरे के प्रति ना सम्मान, ना विश्वास, ना ही प्रेम भाव की व्यक्त कर पाएंगे। एक विभाजित राष्ट्र के नाते हम लोग जिस तरह की जिंदगी अब तक निभाते आए हैं, उस तरह की जिंदगी निभाते चलेंगे, जो कि राष्ट्र के प्रति इस आगे चलकर एक तरह से जो हम लोग कहते हैं संकट पैदा कर देगा, जिस संकट को चाहे जितना भी सुरक्षा बल भारत सरकार ने भारतीयों के टैक्स जो बोलते हैं टैक्स प्रति जो करों से जो जितना डिप्लॉयमेंट कराएंगे सुरक्षा बलों को उस तरह की संकट का सामना करना संभव नहीं होगा। एक मानव अधिकार को शासन तंत्र, प्रजातंत्र में एक अभिन्न अंग के हिसाब से देखना जरूरी है, और जब मानव अधिकार के सम्मान बढ़ेगा, तब तक शासन तंत्र और प्रजातंत्र में बदलाव आएगा। ये बदलाव से ये भी देखा जाता है कि समाज में जो सामाजिक, आर्थिक और बाकी जो क्षेत्र में जो प्रगति होना जरूरी है, वो प्रगति आ पाएगा, और भारत एक जो बोलते हैं क्या, एक आर्थिक दृष्टि से एक प्रभावशाली राष्ट्र होकर उभर पाएगा, और विश्व स्तर पर मानवाधिकार की शिक्षा पर जोर देने के
जोर देने के लिए भारत विश्व भरों में एक सम्मानित राष्ट्र के नाते गिना जाएगा, जो आजकल जो आजकल गिना नहीं जाता। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो आजकल हम लोग कहते हैं जो इस तरह की ग्लोबल गवर्नेंस है, जो विश्व भर में जो प्रयास है कि जो शासन तंत्र में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो कोशिश है, उसमें जिस तरह की रेटिंग चलता है, आप देखे होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स है, गवर्नेंस डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, गवर्नेंस इंडेक्स है, आप देखे होंगे करप्शन एंटी करप्शन इंडेक्स है, आप देखे होंगे अभी अभी जिस तरह की चर्चा हुआ था कुछ महीना पहले हंगर इंडेक्स, तो उसमें देखा जाता है कि भारत की स्थिति कोई मजबूत नहीं है, बहुत ही पिछड़े हैं। कुछ क्षेत्रों में हम देखा जाए कि हम लोग बांग्लादेश जैसे बहुत ही गरीब राष्ट्र के एक दो पहिया ऊपर है, और नीचे की तरफ से हम ऊपर हैं, ऊपर की तरफ से हम बहुत ही नीचे हैं। तो इस तरह की जो भारत की जो स्थिति आज विश्व भर में जो उभरा है, उसमें बदलाव आएगा जब तक मानव अधिकारों के प्रति हम अपनी निष्ठा, हम अपनी विश्वास, हम अपनी स्नेह प्रकट करेंगे, और उसको हमारी पाठ्यक्रम, हमारी कथन पे, हमारी लिखन पे, और हमारे एक दूसरे का जो चर्चा, हम लोग जिसमें जो जिस तरह चर्चा, जिस तरह विचार विमर्शों में हम लोग जब जुड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग कह पाए, उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करें और इस बात पर जोर दें कि मानव अधिकार प्रजातंत्र की, शासन तंत्र की एक अभिन्न अंग है, उसकी हर क्षेत्र में सम्मान होना चाहिए। और इस बात की भी हम ध्यान दें कि चाहे हम सुरक्षा बलों की कोई नागरिक सुरक्षा बल में कार्यरत हो या प्रजातंत्र में या शासन तंत्र में हो, उनकी जो उत्तरदायित्व है वो आम नागरिक प्रति बहुत अहम है, और अपने कर्मों के दौरान, अपने दायित्व के दौरान वो उस मानव अधिकारी की सम्मान करें। और जो भी कोई नागरिक सुरक्षा बलों के नाते, सुरक्षा बलों की कार्यरत के नाते या शासन तंत्र के में कार्यरत के नाते जो भी कोई नागरिक किसी भी एक दूसरे नागरिक की मानवाधिकार हनन के जो पक्षधार हैं, उनकी भरपाई उनके ऊपर शास्ति या दंड विधान हो, उनको अच्छी तरह से अपने विधि तंत्र के नाते उन पे उचित शास्ति उनको प्राप्त हो, उस हिसाब से उसके दौरान हमारी मुहिम अपनी तरफ से एक जारी होना चाहिए, जो कि भारत राष्ट्र को ओवरऑल बोलते संपूर्ण भावे विश्व की जो रंग, विश्व की मंच है, विश्व के मंच में गौरवान्वित करे, उस पे देश के नागरिकों की, देश की प्रजातंत्र प्रति, देश की सामाजिक, आर्थिक और जो विभिन्न क्षेत्रों की जो विकास की धारा, विकास होना चाहिए, उस पे तेजी आए। उसके लिए हमारी हर एक जो अवदान है, हर एक जो इस तरह की जो मानवाधिकार के दौरान जो हमारे अवदान है, ये अवदान भारत को गौरवान्वित करने के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम बनेगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में जितना मुझे बोलना था मैं बहुत ही कोशिश किया हूँ कि आप तक पहुँच पाए। मेरी जो भावनाएं थी, मेरे जो विचार था मानवाधिकार के बारे में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में, भारत राष्ट्र की जो प्रजातंत्र के बारे में, उसको आप तक पहुंचाने के लिए मैं भरपूर प्रयास किया हूं जहां तक मैं कर सकता था। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। शुक्रिया। आप लोग कोई भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं यहाँ हूँ। आप जो भी आपके मन में, हम लोग इतने सारे अपने देशों के बारे में बोले, अपने क्षेत्र के बारे में बोले, अपने नागरिकों की जो हमारी जो क्षमता है या अधिकार, उसके बारे में बोले। उस दिशा में आपको कोई भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई चीजों में आप अपना विचारधारा भी व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि ये जो फैकल्टी कोई भी प्रोग्राम हम लोग जब शिक्षक होने के नाते हम लोग जुड़ते हैं, हम लोग एक दूसरे से शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसको एक मौका मानते हैं। इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, लेकिन ये जो हमारी जो प्लेटफॉर्म है, ये
आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलिए, रिसर्च को बोलिए, ये हमारी एक दूसरे जो दूसरों से जो सीखने के लिए जो हमको जो अपॉर्चुनिटी जो मौका मिलता है, उस मौका की हम लोग भरपूर प्रयोग करना चाहिए। आपको किसी इस चीजों के बारे में कुछ चीजें मुझे बताना है, आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कुछ आइडियाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आ रहे हैं, आप उसको बोल सकते हैं। या सर मैं डॉक्टर जियाउल्लाह हूँ। आपने जो बताया बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे इश्यूज को रेज किया, और उसका किस तरह से हम वायलेट होता है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, इसको, और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन एक चीज़ है कि सरकार की तरफ से क्या मतलब कोई ऐसे कुछ रूल्स है या कुछ पहलू है जिसको मतलब ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना किया जाए, उसको सेव किया जाए, चाहे वो मैंने डिफेंस की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, उसको सेव करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है, कोई स्टेप्स है? क्योंकि सरकार की तरफ से अगर होगा, हम जितने ही अवेयरनेस दें, लेकिन सरकार की तरफ से होगा तो अच्छा होगा और ज़्यादा सेफ मोड में होगा। थैंक यू सर। हाँ साहब, हम लोग जब तक आम अधिकार हैं, आप ये जानते होंगे कि प्रजातंत्र की एक गारिमा है, जो विशेष गारिमा में हर एक नागरिकों को अपने दायित्व निभाने के लिए भरपूर मौका मिलता है। ये दायित्व समाज के प्रति, अपने प्रति तो दायित्व तो है ही है व्यक्ति का, लेकिन समाज के प्रति जो दायित्व है, वो समाज को एक अच्छी तरह से अच्छी समाज गठन में अपनी योगदान करने के लिए मौका मिलता है। इसलिए कि प्रजातंत्र की, आप जो प्रजातंत्र के बारे में आप आज बात करेंगे, प्रजातंत्र में हर एक आदमी, हर एक नागरिक अपने आप में सुरक्षित, अपने आप में कुछ भी चाहे कर सकता है। समाज को अच्छी समाज गठन में आवश्यकता है और अच्छे राष्ट्र बनाने के लिए अपने योगदान दे सकता है। हर एक चीजों पे सरकार पे ध्यान, सरकार को खींचना सही नहीं होता है। सरकार का आप जाते हैं, प्रजातंत्र में सरकार हम ही है, हम ही लोग, हर एक नागरिक सरकार की सहभागी है, हर एक नागरिक की वोट से सरकार बनती है। सरकार कोई हम लोगों से बिछड़े, कोई भिन्न अंग नहीं है। और आप देखेंगे सरकार की जो काम है, मेरा कहने का मतलब नहीं, थोड़ा सुनिए कहने का मतलब मैं कंप्लीट नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं सुनूंगा आपसे। थोड़ा बोलने के लिए मौका दीजिए, फिर मैं आपका सुनूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपकी समालोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो विचार व्यक्त करने कहता हूँ। सरकार का जो काम है, सरकार में जो नीतियां बनती है, वो आम नागरिकों की जो इच्छा है, उसके नाते सरकार अपनी नीति बनाती है। आप जब देखेंगे सरकार में, आप देखेंगे आज जो हमारी जो प्रजातंत्र में आप देखेंगे, जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशरी है, जुडिशरी या मानव अधिकार हनन की हर घटनाओं को बहुत सीरियसली, बहुत तरीके से उस पर विचार करता है, उस पर दंड विधान करता है, उस पर उनकी जो जजमेंट है, जो न्याय प्रणाली के तहत उनकी जो जजमेंट आता है, वो जजमेंट में मानव अधिकार की हनन की निंदा तो होता ही है, लेकिन मानव अधिकारों की रक्षा करने में सरकार को, समाज को एक दायित्व देता है कि लोग इस तरह करें। आप देखेंगे जहां तक नीतियों के बारे में, न्यायपालिका एज द कस्टोडियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप देखे होंगे न्यायपालिका अपनी जो रोल है वो निभाता आया है। लेकिन सरकार के तहत ये भी देखा गया है कि पार्लियामेंट में एक्ट भी हुआ है, उसमें क्रिमिनल एक्ट्स में बहुत सारे पनिशमेंट भी बढ़ा है। और जहां तक आप पाठ्यक्रम के बारे में बोलेंगे, यूजीसी ने ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई एक करिकुलम बनाया था, जो करिकुलम सारे यूनिवर्सिटी को दिया गया था। यूनिवर्सिटियों को फंड भी मुहैया कराया गया था कि जिसके बारे में वो अपनी स्पेशल विशेष पाठ्यक्रम मानव अधिकार के बारे में चलाएं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाएं। कुछ यूनिवर्सिटी में एमए इन ह्यूमन राइट्स भी हैं। आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, जो हमारी न्यायपालिका का जो शिखर में है सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी है, ये भी डायरेक्शन है गवर्नमेंट को कि वह मानव अधिकार के विषय में पाठ्यक्रमों में सारे विषयों को जोड़े और उस पे समाज की हर वर्ग में, हर तबक में, हर क्षेत्र में मानव अधिकार के बारे में प्रचार करने के लिए उनको, सरकार को न्यायपालिका ने निर्देश दिया है। क्योंकि भारत अभी भी सही तरह से शिक्षित नहीं है। हम लोग 74% लिटरेसी हो, लेकिन आप देखेंगे शिक्षित होकर भी हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में जिसको बोलते हैं अशिक्षा,
जिस तरह की जो 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 बोलते हैं ना सुपरस्टिशन है, या जो विच आर नॉट प्रॉपर नॉलेज, विच आर नॉट गुड नॉलेज, हम लोग उसकी प्रयोग करते हैं, उसके लिए मानव अधिकारों में हनन होता आया है। लेकिन सरकार अपनी चेष्टा जारी रखा है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में इसके बारे में निर्देश है। हर एक नागरिकों को ये मानव अधिकार की प्रचार प्रसार की जो मुहिम है, वो मुहिम को हम लोग चलाएं, और जहां जहां मुहिम चलाएं उस पर जुड़ने के लिए हम लोग तत्पर हों। तभी एक जो हम लोग कहते हैं एक अच्छी समाज की गठन हो पाएगा, जिसमें मानव अधिकार की सम्मान हो, और हर एक मानव की जो अपनी जो जिस तरह की जो विधि मत जो चलना जिंदगी जीने का अधिकार सबको प्राप्त हो, उस तरह की प्राप्ति हो पाएगा। जी आप थैंक यू थैंक यू सर, वो क्लियर हो गया डाउट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। और कोई भाई बहने हैं जो हमको अपनी ज्ञान की जो सीमा है उसमें हम लोगों को जोड़ पाए, हम लोगों को कुछ बताएं कि किस तरह की उनकी भावना है, जिस तरह की मानव अधिकार की रक्षा हो सके, मानव अधिकार के प्रचार करने में कुछ नई तालीम की कुछ योजना हो, कुछ नई ढंग से कुछ मानव अधिकार की प्रचार प्रसार हो पाए, उसके बारे में आपके मन में कोई आइडिया है तो आप उसको इस प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको आगे काम करने में नई शक्ति मिलेगा, और तत्परता दिखाने के लिए ज्ञान भी मिलेगा। आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग चुप मत रहिए। शिक्षक होने के नाते, जैसे कोई सिंगर है, उनके कंठ का ताकत है, हमारी बोलने का जो ताकत है वो हम लोग उसके प्रयोग करना चाहिए। हम लोग कभी चुप्पी नहीं साधना चाहिए। शिक्षक जो है वो बोलने के नाते, अपने कंठ के नाते शिक्षक फेमस हो जाता है। तो आप लोग हर चीजों में अपने जो विचार प्रकट करना चाहिए, बिना 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 भय, और जो संवैधानिक अधिकार आपके, बिना भय, बिना द्वेष, बिना हिंसा, और सारे जो जितना बिना है उनके बिना आप अपने अधिकार की प्रयोग करना चाहिए। और ये प्रयोग हम हो सकता है जब हम अपना विचार कि हम उसकी व्यक्त कर पाएंगे सबके सामने। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं दीक्षा सिंह, स्पोर्ट्स ऑफिसर बख्तरा। सर मेरा मानना ये है कि जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, आपने बहुत सही बात कही कि जब हमारे वो सिलेबस में ही नहीं है स्कूल में, तो बच्चा कैसे जानेगा कि मेरे अधिकार क्या हैं और कैसे हमें रहना चाहिए। सर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे अगर हम एक फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फैमिली में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम क्या सिखाते हैं? छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, ये पेड़ है इसको नहीं काटना है। जैसे अगर हम मॉरल वैल्यूज की हम बात करते हैं, सिर्फ उतना ही कि ताकि वो किसी को हार्म ना करे। बट हम कभी उस बच्चे की लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं है। हम तो एक सोसाइटी का ढांचा है, उसको हमें कैसे चलाना है, बोलते हैं ना एक लीपा पोती करके कैसे बच्चे को खड़ा करना है, बस हम वो कर रहे हैं। कल रात को सर मैं ऐसी सोच रही थी कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो उसका सिलेबस है लाइफ का, ऐसा तो पेपर आता ही नहीं ना सर। पेपर तो ऐसा लाइफ का होता ही नहीं है। तो हम बच्चों को सिखा कुछ रहे हैं और उनको सीखना कुछ और है। तो सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है जब तक बीइंग ए पेरेंट्स हम लोग अवेयर नहीं होंगे टुवर्ड्स लाइफ, तो जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, अगर हम सोसाइटी को सोचेंगे, फैमिली को सोचेंगे, धर्म को सोचेंगे, सिर्फ छोटी छोटी चीजों में जीवन को बांट देंगे ना, तो सर हम बड़े जो पर्पस है लाइफ के उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे लाइफ का पर्पस है इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो हमारा संविधान है उसका भी यही पर्पस है कि इक्वेलिटी हमको बेसिकली एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें बच्चा सबको लेकर अपनी भी तरक्की करे और औरों की भी तरक्की करे। तो सर उसमें और जो रियलिटी है उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस है। तो वो फैमिली, अगर इंडिविजुअली हम लोग वर्क करेंगे फैमिली पर, तभी वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अदरवाइज सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अगले 10-15 सालों में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है सर।
बस यही चलिए, बोलना चाहती ये बात आपने सही बोला कि परिवार जो है, आप पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़े होंगे कि जो फैमिली है, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ लर्निंग। और हम लोग ये राजनीति शास्त्र में ये कहा जाता है कि जो बच्चा जब जन्म लेता है वो माँ की गोद और पापा की जो एम्ब्रेस है, पापा की जो क्या बोलते हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड फादर्स एम्ब्रेस, तो उससे बच्चा की जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में उसको पहले तरह शिक्षा प्राप्त होता है। हमारी जो परिवार है, आप परिवार में जो रहन सहन की और कथन की जो ढंग है, वो ढंग में बदलाव आना चाहिए। और ये देखा जाता है कि जो भारतीय में जो कैपिटलिज्म जो बोलते हैं, कैपिटलिज्म के नाते परिवार में ये देखा जाता है कि परिवार में जिस तरह की आइडियाज की शेयर होनी चाहिए, जिस तरह की विचार विमर्श वो नहीं हो पाता है। बच्चा घर पे ना सीख के बाहर कुछ अलग सीख के आता है, उससे बहुत तरह से समस्याएं जटिल होने लगता है। और ये जब तक हम लोग या मैम सर, जैसे जापान के कल्चर को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग है, कितना वो लोग प्रोडक्शन में कितना आगे हैं, एंड जो उनका लाइफ का क्वालिटी है, लाइफ की जो एज है एंड जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कितने कम है। अगर हम जैसे एक तरफ बात करते हैं कि जो रिसर्चेज होती हैं या जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं जो वो चीज़ें फॉलो कर रही हैं उससे उनको सक्सेस मिल रही है, तो क्यों ना हम किसी ऐसी, जैसे जापान की अगर हम वैल्यूज को देखें तो वो 4-5 साल तक मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन वो उनको फिलोसफिकल नॉलेज देते हैं। अल्टीमेटली हमको डील किससे करना है, लाइफ से। जब हम बच्चे को उसके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन देंगे तो सर डेफिनेटली वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा, जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा। अभी वो चीज हमारे इंडिया में सर बहुत मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम वहां से कुछ अडॉप्ट करें और अगर हम अपने टाइम में भी देखें तो बहुत सारी कल्चर में हमारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी वाकई उतनी ही गोल्डन रूल के जैसे हैं जैसे वो पिछले 100 साल पहले थी। तो थोड़ा सा सर रुकने की जरूरत है और देखने की जरूरत है, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन फैमिली ही उसका एक मेन कोर है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैडम, या आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल, उस क्षेत्र में जाए जहाँ हमारी जो विकास की जो धारा है, जो विकास है, वो आप जो विकास के बारे में बात करेंगे, वो विकास हमारी एक जो मॉडर्नाइजेशन जो बोलते हैं, जो आधुनिकता जो है, आधुनिक हम लोगों का चला गया है कि पाश्चात्यकरण के तहत। तो पाश्चात्यकरण में जो पाश्चात्य में जो जो चीजें नजर आया है, उसको हम लोग उसके अनुकरण करते हैं, ना कि वो अपने सामाजिक ढंग से हम उसको अपनाते हैं। तो ये जो पाश्चात्यकरण जो ढंग में ये प्रॉब्लम होता है कि उनका समाज का जो ढांचा है वो एक अलग रहा है, और हम लोग उसकी जो बोलते हैं ना, ब्लाइंडली उसको इमिटेट करना हमारे लिए कोई सही काम नहीं था। लेकिन हमारी, क्योंकि भारत एक आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश था, और जो बोलते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के तहत ब्रिटिश शासन में पाश्चात्यकरण को थोप दिया गया है। उसमें हमारी जो सामाजिक, जो आर्थिक और जो पारिवारिक ढांचा है, उसमें बहुत सारे बदलाव आया हुआ है। और आज की जो हमारी जो पाठ्यक्रम की जो जो जिस तरह की पाठ्यक्रमों हम चलाते हैं, उसमें देखा जाता है कि पाश्चात्यकरण को एक हाई मोरल ग्राउंड दिया जाता है, जबकि हर एक देश को हर एक लोगों को बताया जाता है कि भाई पाश्चात्य में जो हुआ है, पश्चिम देशों में जो हुआ है, पश्चिमी संस्कृति में, हम उसको अपनी संस्कृति छोड़कर उसको अपनाएं। ये अपनाने में बहुत सारी कठिनाई पैदा हो गया है। जो आप जापान की जो बात करते हैं, जापान में अभी तक भी आप देखेंगे जो अपनी संस्कृति जो है उस पर जोर दिया जाता है। और भारत के बारे में आप जब बात करें, हम लोग अपनी संस्कृति को अनदेखी करके उसको गौण्य मान के हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को जोर देते हैं। अभी आप जापान में ये भी देखे होंगे, जापान में जब कोई किसी के घर में कोई विजिट करने जाता है तो वो अपना चप्पल बाहर निकालता है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे हम जूते पहन के अपने घरों में तो वही करते हैं, दूसरे घरों में भी जाके वही करते हैं कि बाहर की जूता पहनकर हम लोग ड्राइंग रूम से लेकर टॉयलेट तक हम हर क्षेत्र में हर जगह जाते हैं, जो कि जापान की संस्कृति के हिसाब से सही माना नहीं जाता है। जापान में बड़ों की आदर होता है। आप यहाँ देखेंगे कोई बड़ा आदमी परिवार में जो ज्येष्ठ आदमी कुछ बोले, उसकी बातों की हम लोग मजाक उड़ाते हैं, और उनको जानकारी नहीं है करके हम उनकी बातों की गौर नहीं करते हैं।
और जो मीडिया में जिस तरह की पाश्चात्यकरण की जो जिसके बारे में चर्चा था, हम उसको अपना लेते हैं। उसमें से जो सांस्कृतिक जटिलता जो पैदा होता है, अपने संस्कृति के तो लोप होता ही है, जो सांस्कृतिक जटिलता पैदा होता है वो समाज में प्रजातंत्र हो, समाज में जो सामाजिक तंत्र हो या शासन तंत्र में बहुत सारे समस्या पैदा करता है, जिसके तहत हम लोग एक केओस के नाते हम लोग उस पर पकड़ा जाते हैं। और केओस से बाहर निकलना ऑलमोस्ट क्या बोलते इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप की, अपनी संस्कृति की सही मायने में पहचान नहीं कर पाते हैं। और उस तरह की आप देखेंगे जो जिस तरह की पाश्चात्यकरण की जो भाव है उस पर हमारी बदलाव जरूरी। आज जो युग है वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण में अपना संस्कृति का रक्षा कर पाना हमारे लिए सबसे अहम चैलेंज बनकर उभरा है। अपने संस्कृति की रक्षा करें और जो पाश्चात्य पश्चिमी जो आइडियाज हैं, जो डेवलपमेंट आइडियाज हैं, उनको हम लोग अपना पाए, अपने साथ जोड़कर अपनी सामाजिक, आर्थिक और बाकी जो क्षेत्र में अपनी तरक्की कर पाए। वो जब तक हम कर पाएंगे तब तक हम लोग एक गौरवान्वित भारत राष्ट्र की नागरिक कहने में सफल होंगे। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोग पाश्चात्यकरण की जो बोलते हैं ना अंधा होकर अनुकरण करते रहें, करेंगे तब तक हम अपने समाज को बिखरता हुआ देखेंगे। और किसी तरह की शांति, प्रेम और स्नेह और जो हम लोग कहते हैं, जो आप जो बोलते हैं मोरल वैल्यूज, उसके बारे में हम लोगों की तब तक कोई जानकारी नहीं स्पष्ट होगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर आपने जो मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल बोलिए मैम। Yes, somewhere on any, I think it was an internet platform कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो आपसपा है AFSPA which we are discussing during Yes. your lecture. So Yes. it is in a residue law of British era. Is it correct? No, it is it might be related to some residuary law, but then this law was enacted by Indian Parliament in 1956, which almost imitated the provisions which are called the Security Acts, and Yes, but sir, then yes, this sir. enactment अभी जो आप देखेंगे वो नेशनल वो जो कमीशन बना था उस पे वो खत्म करने के लिए उसकी सिफारिश Yes, sir, हुआ था, report. लेकिन भारत में ही देखा जाता है कि जो सुरक्षा बलों ने इस तरह की जो स्पेशल एक्ट को खत्म करने की पक्ष में नहीं है। आप ये इसलिए कि उनके आइडियाज ये होता है क्योंकि वो अपने आप को जहां सुरक्षित महसूस करना चाहिए वो असुरक्षित महसूस करते हैं। और आप देखे होंगे जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र में आप देखेंगे हमारी जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और उसके तहत आप देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो भेजा जाता है, ये आर्म्ड फोर्सेस एक्ट के नाते वहाँ बहुत सारे विकृतियां भी बढ़ी है। विकृतियां में एक चीज जिसके बारे में हम उल्लेख करेंगे, उसमें लोग कहते हैं उसमें करप्शन बहुत बढ़ा है और ये सुरक्षा बलों ने उसमें शामिल हुए हैं। और भारत राष्ट्र की ये खामियां रहा है कि भारत राष्ट्र की जो ताकत है वो जो बोलते हैं विधिवत ताकत है, वो ताकत उस तरह की जो विकृतियां जो करप्शन बढ़ा है उसको इन लोग उसमें कमी नहीं आ पाया है। और जो वर्ग किसी भी स्पेशल एक्ट के नाते लाभान्वित हुए हैं वो उस एक्ट को जारी रखने के लिए भरपूर प्रयास करते रहे हैं। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू मैम। हम लोग जो शिक्षित वर्ग हैं, हम लोग किसी भी चीजों में बिना भय बिना द्वेष से अपने विचार किसी भी सामने हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के सामने हो या कोई भी आर्मी ऑफिसर के सामने हो या अपने परिवार में हो, उसके व्यक्त करने के लिए हम लोग अपने आप में क्षमता रखना चाहिए। जब हम लोग अच्छी तरह से स्पष्ट भाव से और तर्क संगत भाव से हम लोग अपने विचार को व्यक्त कर पाएंगे, तब तक ये समाज में कोई तरह का बदलाव संभव नहीं है। जब तक हम अपने क्षमता को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी विचार व्यक्त करेंगे, तब तक हम लोग समाज में सुधार लाने के सूत्रधार बन पाएंगे।
Sir, yes, sir. I think that there is a long history of opposing this APSPA. So, why can't we evolve? Why can't we develop an alternative strategy or mechanism to tackle such insurgency or unrest in those states? मैम दी प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम इज दैट देखिए जो जो विरोध हुआ है आप देखेंगे ये भारत की एक विडंबना रहा है कि जो आर्म फोर्सेस APSPA के विरोध में जो आवाज उठे वो आवाज ज्यादातर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उठा है, दिल्ली में कम उठता है, बाकी क्षेत्रों में कम उठता है या एकदम एब्सेंट है। तो शिक्षा के नाते हम लोग उस तरह की शिक्षित होना चाहिए जिस तरह की हम लोग कहीं भी कुछ चीजों में जो विकृतियां आया है उसको बदलाव करने के लिए हम अपने विचार व्यक्त कर पाए। लेकिन जिस तरह के समाज में हम रहते हैं उस तरह हम दूसरों की जो समस्या है उसको अपना समस्या नहीं मानते हैं और बहुत सारी चीजों में चुप्पी साधते हैं और चुप्पी साधने के नाते हर तरह की समस्याएं बढ़ते गया है। और ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो है हम लोग ये कि हमारी जो शासन प्रजातंत्र में हो शासन तंत्र में जो तरह विकृतियां बढ़ी है वो विकृतियां में कमी जब तक नहीं आएगा तब तक ये स्पेशल एक्ट के बारे में लोगों में बदलाव होगा। आप देखेंगे जो इंडियन आर्मी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप देखेंगे भारत की रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी हुआ है। ये पैसे को हम लोग बिना खर्च किए हुए अपने विकास पे खर्च करें तो फायदा होगा। और उसमें एक दूसरे को जो हम लोग दुश्मन मानते हैं उस भावना में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की एक्ट की प्रावधान रहेगा और कुछ जो समाज की जो ताकतें हैं वो ताकत इसमें लाभान्वित होते रहेंगे और उसमें गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो बढ़ता जाएगा। Yes, sir. Undoubtedly, it's kind of maintaining a kind of hierarchy in our society, naturally, sir. Hierarchy and also it is like a wasteful consumption। आप आज देखिए जो पुलिस की जो संख्या में बढ़ोतरी है, आज आप 1947 के बारे में करेंगे, 52 से लेकर देखिए आज पुलिस में कितना संख्या की बढ़ोतरी हुआ है। जनसंख्या में बढ़ोतरी जरूर हुआ, लेकिन पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी के बाद भी आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता है, पुलिस चौक में जाता नहीं है, पुलिस थाना में रिपोर्ट नहीं देता, में भी उसको पैसा देना पड़ता है, इसलिए कि आदमी ये मानते हैं कि पुलिस के पास ना जाकर वो दूसरी तरह से अपने समस्या का समाधान करता है या चुपचाप बैठ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह की शिक्षा की प्रणाली हम लोग भारत में है वो शिक्षा प्रणाली शायद उचित प्रणाली नहीं है। हम लोग शिक्षा तो जरूर देते हैं लेकिन वो शिक्षा सही तरह से समाज गठन में प्रक्रिया नहीं देता है। आप ये कहना भी उचित होगा कि आज की जो शिक्षा है और जो हमारी जो शासन तंत्र है उसमें करप्शन को ज्यादा बढ़ावा देता है, ना कि मोरालिटी को। पुलिस अफसर जो है, आप देखे होंगे बॉम्बे में जो कांड हुआ है, जो पुलिस कमिश्नर बोले कि 100 करोड़ कलेक्शन करने के लिए एक पुलिस अफसर को बताया गया था। आप देखेंगे ये वाला बॉम्बे में नहीं, ये शायद हर एक क्षेत्र में ये शामिल है, क्योंकि करप्शन होने के नाते पुलिस वाले अपने पोस्टिंग के लिए ऊपर पैसा देते हैं तो वो नीचे से पैसे लूटते हैं। तो ये इस तरह की जो कोई भी शिक्षा इस तरह की क्या बोलते हैं, इट डजंट गिव एनी परमिशन टू इंडल्ज इन सच थिंग, बट देन शिक्षित वर्ग होने के नाते हम लोग हर तरह को डिफेंड करने के लिए अपना एक आर्गुमेंट तर्क छेड़ देते हैं, जो कि वो तर्क सही नहीं होता है, वो तर्क गड़बड़ होता है। और अल्टीमेटली जिस तरह की समाज गठन हुआ है, हम लोग एक दूसरे को सरकारी काम के प्रति पैसा देते हैं और पैसे नीचे से भी लूटते हैं। तो जिसमें अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई में कमी होना चाहिए, देश की जो इतनी आर्थिक संसाधनों की जो प्रयोग होता है, वो प्रयोग में ये पता चलता है कि खाई कमी क्या होगा, खाई बढ़ता गया है, क्योंकि एक दूसरे हम लोग लूटने में विश्वास किए हुए हैं, राधा जोड़ने में विश्वास किए हुए हैं। वो भारत राष्ट्र में जब तक अपने प्रजातंत्र में, अपने शासन तंत्र में हम लोग सही बदलाव नहीं ला पाएंगे, तब तक ये समाज हमारा बिखरता जाएगा और एक दूसरे के प्रति हम लोग एक दुश्मन होकर उभरेंगे, ना कि एक दूसरे की दोस्त के होने के नाते हम लोग उभरना चाहिए, जो एक राष्ट्र की नागरिक होने के नाते हमारी एक दायित्व है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। सर आपने बहुत ही अच्छा आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि पुलिस लोग होते हैं वो उतने शिक्षित नहीं होते, इसीलिए जो आम जनता होती है वो
पुलिस तक अपना किसी भी अहिंसा को लेकर वहां तक रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जाती, जिसका परिणाम होता है कि समाज में ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इनका रोकथाम नहीं होता, इनका इनके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते। तो सर क्यों ना हम पुलिस वालों को ही शिक्षित करने का कोई प्रयास किया जाए ऊपर से। मैम आप ये देखिएगा, ये आज के समय में ये उचित नहीं कि पुलिस वाले शिक्षित नहीं है, पर प्रॉब्लम समस्या इस चीज का है कि शिक्षित होने के नाते जिस तरह समाज में हम लोग रहते हैं, जिस तरह समाज में हम लोग रेसिडेंट है रहते हैं, वो समाज में बहुत सारे की विकृतियां बढ़ी है। वही विकृतियां के नाते जो हम लोग ये देखा जाता है कि पुलिस वाले उस विकृतियों को अपने अपने सेवा के क्षेत्र में ले जाते हैं, शिक्षा के प्रयोग नहीं करते हैं। आप देखे होंगे, एक तो अच्छी मूवी है कि गंगा जल में एक अच्छा डायलॉग है जिसमें अजय देवगन कहते हैं कि जो पुलिस समाज का एक अंग है, समाज से पुलिस वालों की दाखिला होता है पुलिस फोर्सेस में। समाज की जो विकृतियां, वो विकृतियों को वो वहीं लाता है। समाज में हम लोगों की जिस तरह की जो करप्शन है, जिस तरह की गैर सांस्कृतिक ढंग से हम लोग का रहन सहन विचार, जो हम लोग जो विचार विमर्श करते हैं, उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक पुलिस का कोई भी शासन में बदलाव होना असंभव है। आज के जमाने में आप देखेंगे कि बीए से लेकर पीएचडी तक पुलिस में कांस्टेबल नौकरी के लिए पुलिस वाले अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में पैसों की नौकरी की कमी है, और ये भी मान के चलिए उसमें पैसा कमाने की कमी है। पुलिस की नौकरी को हम लोग एक पैसा कमाने के जरिया के देखते हैं, और कि हम लोग जब पुलिस में नौकरी करने के लिए लोग बहुत तत्पर हो जाते हैं। एक पैसा कमाना है, और पैसा आप कमा पाएंगे जब तक आप लोगों के ऊपर एक अत्याचार कर पाएंगे। और अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि वो पैसे लूटने का एक तरीका बन जाता है, और वो पुलिस वाले उसमें सक्षम हो जाते हैं कि हमारी जो प्रजातंत्र में उसमें वो इतना ताकत नहीं आया है। जब हम एक दूसरे के प्रति जो 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 जिस तरह की अशालीनता से व्यवहार होता है उसके हम लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। समाज जब एकजुट हो जाएगा, समाज में जब जो बोलते हैं जो अपसंस्कृति जो आया है उसको त्याग कर देगा, समाज में बदलाव आ जाएगा। समाज में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, जो प्रेम, जो स्नेह भाव होना चाहिए, उस तरह की माहौल पैदा हो जाएगा। और इस तरह के माहौल पैदा होने के बाद जब लोग पुलिस में या सुरक्षा बलों में नौकरी करेंगे तो वो उस तरह के भावों की वहां आएंगे, क्योंकि समाज में विकृतियां हैं, वो हम लोग अपनी तो सरकारी सेवा में विकृतियां देखने को मिलता है। और इसलिए कि एक अच्छी समाज गठन में हम लोग अपने आप का जो दायित्व है उसके बारे में हम लोग अपना दायित्व बोध की ज्ञान रखना चाहिए, उसके प्रयोग करना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति जिस तरह की सम्मान और प्रेम के भाव से हम लोग अपने आप को पेश करें, तब एक अच्छी तरह से एक प्रजातंत्र जो बोलते हैं ना क्वालिटेटिव डेमोक्रेसी कैन कम अप, एंड दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू कॉल आवरसेल्व्स अ सिविलाइज्ड नेशन। आप देखे होंगे हम लोग ये कहकर खुश हो जाते हैं कि ब्रिटिश बोले थे कि हम लोग सेवेज हैं, वो हम लोगों को सिविलाइज करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन 75वां स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग पालन करने जा रहे हैं, अभी भी देखेंगे ब्रिटिश आने के बाद 75 साल हो रहा है, अभी 73 साल हो गया ब्रिटिश लोग गए, अब तक भी हम लोग एक दूसरे के प्रति शालीनता से पेश नहीं आते हैं। एक सभ्य समाज में हम लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं। हर चीजों में एक दूसरे के प्रति हमारा एक भेदभाव होता है, हमारा द्वेष होता है, हमारे कोई अस्नेह पूर्वक व्यवहार होता है, जिसमें सारे चीजों में कठिनाई पैदा हो जाता है। एक सही प्रजातंत्र तभी बन पाएगा जब हम लोग हर एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो महिला हो, अपने आप की जो दायित्व है उसको सही तरह से निभा पाए, और एक जो बोलते हैं ना कलेक्टिव फोर्स, एक तरह की जो एकत्रित ताकत बन पाएंगे, तभी ये जो विकृतियां हैं, विकृतियों को हम लोग उस पर कमी ला पाएंगे, और समय के नाते उसको एक भी कर पाएंगे, और एक अच्छी संस्कृति की एक हम लोग अभिव्यक्ति भी कर पाएंगे।
सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। सर आपने बहुत ही अच्छे से इसको बताया कि सर जैसे मैंने जितना भी देखा है ना सर, जैसे चाहे वो पुलिस में ले लो, किसी भी अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, अगर हम सही को सही कह रहे हैं और उसको अगर लोग अपोज कर रहे हैं, लाइक उस जो व्यक्ति सही को सही कह रहा है, अगर उसको अपोजिशन मिल रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सर वो 10 बार करेगा, 20 बार करेगा। एंड जब उसका 21st टाइम करने की बारी आएगी तो वो भी सोचेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो सर पुलिस में जो हो रहा है वो तो एक दयनीय स्थिति है ही, लेकिन जो शिक्षा विभाग, चाहे वो स्कूल लेवल पे ले लो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे ले लो, क्योंकि शिक्षक ही हैं जो युवाओं के जो मस्तिष्क में जो विचार हैं उनको मोल्ड करने की शक्ति रखते हैं। अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ सर, मैं मिली नहीं उनसे, मैं बस उनको सुन पाती हूँ या उनके जो कोट्स हैं उनको पढ़ पाती हूँ। मुझे आज भी इतना मोटिवेशन मिलता है सर। एक उनका जो विचार था कि चरित्र निर्माण और एक डर भगाना इंसान का सबसे बड़ा कर मतलब पहला स्तर है। तो सर अगर हम इन जो बेसिक रूट जो हैं, अगर हम बीइंग ए शिक्षक, अगर हम स्टूडेंट्स को वो ही नहीं सिखा पा रहे हैं, देन सर लर्निंग प्रोसेस इज समथिंग एल्स। वो तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बट बीइंग ए टीचर अगर हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर बीइंग ए टीचर हम करप्ट हैं, तो सर ऐसे देश का मुझे लगता नहीं है कि उसको आतंकवादियों की जरूरत है। क्योंकि हम जो एक युवाओं को सही डायरेक्शन में डाल के अगर हम देश के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम झंडे को सैल्यूट भी नहीं करते ना सर, तो झंडे को या हमारे देश की गरिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है बीइंग ए टीचर या बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए वटेवर जो भी हमारा रोल है, अगर हम उसको पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरे कोर ऑफ हार्ट से करते हैं, तो सर वही देशभक्ति है, वही देश सेवा है। तो सर मुझे बहुत ही सॉरी फील होता है एजुकेशन सिस्टम को देख के, भले ही वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कॉलेज का हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, बट जो चीज़ हमको स्टूडेंट्स को देनी चाहिए सर, हम बहुत लैग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं या फिर कहाँ जाएंगे, बट अगर हम कोर प्रिंसिपल्स को ही नहीं फॉलो कर पा रहे हैं बीइंग ए टीचर, तो सर बहुत मुश्किल है सर। फिर तो एक बिजनेस कर रहे हैं और एक लाइक आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं सर। और लाइक फैमिली के बाद अगर कोई दूसरा सिस्टम है जो चीज़ों को सही जगह पर ला सकता है, तो सर वो शिक्षा है। सर यही मेरे विचार थे सर। मैडम ये बात सही, मौका मिला आज। मैडम ये बात सही है कि नहीं, बहुत बढ़िया तरह से आपने व्यक्त किया, लेकिन चक्कर ये है कि इस देश की एक विडंबना रहा है कि तो गांधी जी का ये देश है। आप देखिए पूरा पूरा विश्व गांधी जी को जब याद करते हैं, हम लोग गांधी जी को अपने मन चाहे याद करते हैं, लेकिन ये हर एक जिंदगी में उनकी एक जो विचारधाराओं की जो प्रकट होना चाहिए नहीं हुआ है। गांधी जी का एक विचार, एक सबसे महत्वपूर्ण विचार था जो त्याग, जो था त्याग, वो सर्वोदय, वो सत्याग्रह के तहत वो त्याग के बारे में बात किए थे, जो अपने स्वार्थ की त्याग करना। क्योंकि ब्रिटिश की जो 200 साल की जो गुलामी है, वो गुलामी हम लोगों को एक गलत चीज सिखाया। जो गलत चीज है, दो चीज सिखाया। एक, गुलामी में हम ये देखने को मिलता है कि गुलामी में हम एक दूसरे के ऊपर कैसे उनपे प्रभुत्व अपना दिखा सके, उसके बारे में हम कहते हैं, जो कि वो जर्नलिज्म के तहत वो पुलिस वालों ने हमको सिखाया है। और प्रजातंत्र जो शासन तंत्र है वो भी उसको सिखाया है कि हम एक दूसरे के प्रभु बने कि सेवक बने। गांधी जी आप देखिए कि गांधी जी के पास सब कुछ होने के नाते भी वो सेवा ही परम, जो आप विवेकानंद के बारे में जो बोलते हैं सेवा ही परम, बोलते हैं कि परम धन्य है, उसके बारे में वो सत्याग्रह के बारे में बात किए थे। सत्याग्रह को सर्वोदय में जोड़े थे, जो कि भारत की जो शासन ढांचा है उस पे उभरना चाहिए। लेकिन 200 साल की गुलामी हम लोगों को इतनी दुर्बल कर दिया कि हम लोग जो बाहरी जो आइडिया आने लगे, हम उसको इतने प्रभुत्व देने लगे कि अपनी संस्कृति भूल गए। और दूसरी चीजें, दूसरे जो खामियां हुआ है उसमें, 200 साल जो ब्रिटिश लोग रहे उसमें जिस तरह की शासन तंत्र की उत्पत्ति और उसको उभरा है, उस तरह हम लोग शिक्षक की एक अनदेखी किए हैं। शिक्षा की अनदेखी भी कर रखे हैं लोग। ये जो, क्योंकि ब्रिटिश लोग मर्चेंट्स थे, वो जो आप जो बोलते हैं वाणिज्यिक जो चीजें हैं उसको हम लोग ज्यादा जोर दिए हैं। पैसा कमाना एक तरीका बन गया, समाज गठन तरीका नहीं बना। तो पैसा जो कमाए, आज आप देखेंगे जिस तरह की पैसा कमाया जाता है, वो पैसों से अच्छी समाज की गठन होना असंभव हुआ है। समाज में विकृतियां बढ़ी हैं,
चाहे जिसके पास जितना पैसा हो वो पैसे से वो शासन तंत्र को इतनी दुर्बल कर दिया है कि एक समाज गठन में शासन तंत्र की भूमिका नहीं रहा। शिक्षक की जो भूमिका आप देखेंगे, आज की जो शिक्षा है, शिक्षक का भूमिका बहुत ही नगण्य है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं, शिक्षक को आप देखेंगे शासन तंत्र में, शासन तंत्र से एक सस्पिशन भाव से देखा जाता है। जब प्रजातंत्र, जब शासन तंत्र अपना काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी इंस्टेड ऑफ बीइंग ए सर्वेंट, इट हैज बिकम द मास्टर ऑफ द सोसाइटी एज पर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ब्यूरोक्रेट जो है आजकल हमारी शिक्षा नीति बनाते हैं, हमारी शिक्षा की जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, हर चीजों जहां शिक्षक जुड़े हुए हैं वो शिक्षक को बोला जाता है जो शासन तंत्र में बहुत निबिड़ भाव से जुड़े हुए हैं, जो कि शिक्षक कम है और शासन तंत्री जो बोलता है, जो क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए अमला ज्यादा बने हुए हैं। तो उसमें हमारी शिक्षा में जिस तरह की प्राधान्य देना चाहिए वो नहीं होता है, जिस तरह की शिक्षा की प्रयोग होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। कल आप देखेंगे, कल यूजीसी का डिस्कशन था, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स बोलते थे कि शिक्षकों की रेटिंग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स की रेटिंग नहीं होता है। हम अपने बच्चों से, हमने जो छात्र उनको ये बोलते हैं कि जब आप एक आईएएस या आईपीएस या स्टेट सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, पीसीएस, तो आपको हर एक लेवल पे परीक्षा देना नहीं पड़ता है। आपका समय मुताबिक आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपकी एक दूसरे की रक्षा हो जाता है। लेकिन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की जो आप देखेंगे जो प्रमोशन है, उनको हर एक 5 साल में तो बदलाव तो आता ही है, पे कमीशन के साथ 10 साल में हर एक साल में बदलाव होता है। आप देखिए यूजीसी ने हर एक सालों में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करता है। इसमें ये लगता है कि जो नीतियां बनती है वो नीतियां सही से नहीं बनता है, डिस्कशन नहीं होता है, गंभीर रूप से चिंता नहीं है, और एक बोलते हैं ओरली एक पॉलिसी बना देते हैं, हर एक साल चेंज होता है। तो इस आज की समाज में शिक्षकों की जो नौकरी है वो सबसे कठिन है। कठिन होने के नाते उसमें आर्थिक दृष्टि से वो इतना लाभदायी नहीं है, सामाजिक दृष्टि से सम्मानित नहीं है, और हम लोग एक क्लर्क से भी और छोटा माना जाता है। आप यूनिवर्सिटी में काम करें, कॉलेज में काम करें, हम लोगों को सरकारी दफ्तरों की उतने बार चक्कर लगाना पड़ता है जितने हम लोग क्लासों की चक्कर लगाते हैं। और जब तक ये समाज में आप देखेंगे शिक्षकों को प्रति सम्मान करना नहीं आएगा, तब तक ये राष्ट्र ना ही सम्मानित राष्ट्र कहलाएगा, ना ही एक राष्ट्र गौरवान्वित कहा जाएगा। जितने भी राजनीतिक लोग भारत को गौरवान्वित करने के लिए प्रयास करें, जितना भी भारत को आर्थिक समाज दृष्टि से एक क्या बोलते तरक्की वाला राष्ट्र सिद्ध करने के लिए प्रयास करें, ये कोशिशें तब तक सफल नहीं होंगे जब तक जो समाज गठन करता है, जो आने वाली जो पीढ़ियों को शिक्षित और जो बोलते हैं ना कैपेबल, जो कामगार बनाता है, तो वो शिक्षक की जब तक सम्मान नहीं होगा तब तक ना ही राष्ट्र सम्मानित होगा, ना ही राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करेगा। तब तक ये जो कहावत है ये सारे एक मीडिया के स्लोगन बना रहेगा, और समाज में जो विकृति है वो बढ़ते जाएंगे, और एक समय जिसमें पूरा समाज में जो बोलते हैं धराशायी होने के लिए समाज मजबूर हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। हम लोगों के साथ हमारी जो भी कोई छोटी बड़ी चिंताधारा है उनको आपने ध्यान से सुने। हम इस बात की आशा रखते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। मैं अपना ईमेल दे दिया हूँ, आप ईमेल में मुझे लिख सकते हैं। मेरा एक वेबसाइट है जिसमें आप उसमें चैट बॉक्स में मैंने दिया हूँ, वो वेबसाइट आप विजिट करें। मेरा उसमें अपना रिसर्च है, उसको आप पढ़ें, उस पर कोई भी कमेंट हो आप मुझे ईमेल में लिख दें, और कोई नया आइडियाज हो आप उसकी शेयर करें। इस आशाओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। शुक्रिया सर। मैं लीना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सर। मैं लीना चौक से एक मिनट जी सर। तो इस आशाओं के साथ हम आपको नया साल की शुभेच्छा देते हैं, और नया साल और आप आने वाले जितने सालों हैं आपके लिए सही तरह से
आपको सफलता लाए, आपको जो बुलंद सितारों की तरह उभरने के लिए आपको ताकत दे, यही मेरा प्रार्थना। धन्यवाद। मैडम बोलिए। जी सर, मैं लीना चौक से HRDC सागर, डॉक्टर बैद्रे सर और सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर ने अपने लेक्चर में आज नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के बारे में जानकारी दी, यहाँ की जनजातियों और मानवाधिकारों के बारे में चर्चा की। सर के द्वारा आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका लाभ निश्चित ही हमारे सभी प्रतिभागियों को हुआ होगा। दोबारा फिर मैं सर सभी पार्टिसिपेट की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।